नमस्कार विद्यार्थियों, बीएड फर्स्ट सेम के विद्यार्थियों का एनुअल एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। जल्दी ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपके द्वारा स्टैनली निस्बत द्वारा प्रस्तावित मानदंड क्राइटेरिया प्रपोज्ड बाय स्टैनली निस्बत मांगा गया है, पूछा गया है। तो आइए चलते हैं हम स्टैनली निस्बत द्वारा मांगा गया प्रस्तावित मानदंड आपके सामने प्रस्तुत है। देख सकते हैं लिखा है अंतर्वस्तु के चयन के मानदंड। इसे हम कहते हैं क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। किसी पाठ्यक्रम के लिए अंतर्वस्तु के चयन का आधार क्या हो, इसके निर्देशक सिद्धांत क्या हो तथा उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, इस संबंध में सर्वमान्य दृष्टिकोण यद्यपि अभी तक नहीं बन सका है। तो विद्यार्थी समझने की कोशिश करें। किसी भी पाठ्यक्रम के लिए अर्थात करिकुलम के लिए, चाहे वो बीएड का हो, डीएड का हो, एमए का हो, बीए का हो, बीकॉम का हो, बीएससी का हो, अंतर्वस्तु के चयन का आधार सिलेक्शन ऑफ कंटेंट की बात कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम निर्धारित कर लिया कि बीएड का है तो उसमें अंतर्वस्तु में क्या क्या होगा, इंटरनल टॉपिक्स क्या क्या होंगे, कंटेंट क्या क्या होंगे, उसका बेस क्या होगा, उसके प्रिंसिपल क्या होंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इस बारे में अभी तक लगभग एक सर्वमान्य दृष्टिकोण जिसे यूनिवर्सल लेवल पर माना जाए नहीं बन सका है, ऐसा कहा जा रहा है। किंतु इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। यहाँ पर दो प्रमुख प्रयास हैं। तो दो प्रमुख जो एफर्ट्स है वो किसके द्वारा किए गए, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंटेंट की बात कर रहे हैं, दो लोगों ने की है। पहला है स्टैनली निस्बत द्वारा प्रस्तावित मानदंड क्राइटेरिया प्रपोज्ड बाय स्टैनली निस्बत, और दूसरा है डीके व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंड क्राइटेरिया प्रपोज्ड बाय डीके व्हीलर। तो विद्यार्थियों डीके व्हीलर को आप देख चुके हैं या अगर नहीं देखा है तो बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज हम देख रहे हैं अच्छे से स्टैनली निस्बत द्वारा प्रस्तावित मानदंड। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए। स्टैनली निस्बत द्वारा प्रस्तावित मानदंड क्राइटेरिया प्रपोज्ड बाय स्टैनली निस्बत। अब आप जान गए कि स्टैनली निस्बत किस पर चर्चा कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी करिकुलम में इंटरनल कंटेंट या सिलेबस या यूनिट्स क्या क्या होनी चाहिए, उसका क्या बेस हो, उस पर बात कर रहे हैं। तो देखिए लिखा है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण नामक अध्याय में निस्बत द्वारा उद्देश्यों के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया गया था। तो हमने उद्देश्यों को तो देखा है, शैक्षिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसे दो वर्गों में विभाजित किया था उन्होंने। अगर नहीं देखा तो आज देख सकते हैं कि 12 उद्देश्य निर्धारित किए थे उन्होंने, एजुकेशनल एम्स, जिसमें वह सभी पक्षों को समाया हुआ मानते हैं। इन 12 में ही वो मानते हैं कि सभी फैक्टर, सभी पार्ट सम्मिलित है। निस्बत का सुझाव है कि किसी विषय वस्तु या पाठ्य सागामी क्रिया को किसी स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने या ना करने का निर्णय लेने के लिए उसे 12 उद्देश्यों से परीक्षण करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट से गुजरना चाहिए, टेस्ट से गुजरना चाहिए। कौन से 12 उद्देश्यों से गुजरना चाहिए, किसमें, किसी भी विषय वस्तु या पाठ्य सागामी क्रियाओं को, अर्थात सब्जेक्ट मैटर या को करिकुलर एक्टिविटी को हम करिकुलम में सम्मिलित करें अथवा नहीं करें। तो ये 12 उद्देश्य, 12 एम्स हम देख सकते हैं, इसके आधार पर तय कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से निस्बत ने एक तालिका भी तैयार की। आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करने की दृष्टि से निस्बत महोदय ने एक टेबल भी तैयार किया है, देख सकते हैं आप। इस तालिका की सहायता से एक दृष्टि में देखा जा सकता है कि कोई विषय वस्तु किसी स्तर विशेष के पाठ्यक्रम में समाविष्ट करने की दृष्टि से उपयुक्त तो है या नहीं। अर्थात इस टेबल के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं, इनमें 12 उद्देश्य शामिल है, कि कौन सा कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर, कंटेंट या इकाई करिकुलम में होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए। निस्बत द्वारा निर्धारित उद्देश्य अथवा तालिका, उनके लिए संक्षिप्त संकेत दिए गए हैं। तो निस्बत ने जो क्राइटेरिया दिया है उसका टेबल दिया है और टेबल में एक शॉर्ट फॉर्म दी है एम्स के। तो आपको क्लियर कर रही हूँ ये 12 एम्स कौन कौन से हैं और इनके शॉर्ट फॉर्म क्या है, नोट डाउन करेंगे। आशा है एग्ज़ाम आपकी बहुत करीब है तो आप नोट्स बनाते हुए बैठे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं ये 12 उद्देश्य। स्टैनली निस्बत ने ये 12 जो एम्स दिए इसे दो भागों में डिवाइड किया विद्यार्थियों, देख सकते हैं। पहला पर्यावरण समायोजन संबंधी, अर्थात इन्वायरमेंट एडजस्टमेंट रिलेटेड, और दूसरा है व्यक्तिगत विकास, इंडिविजुअल डेवलपमेंट। अब ये 12 उद्देश्यों को देखिए। पहला उद्देश्य पर्यावरण समायोजन संबंधी में देख रहे हैं आप, इन्वायरमेंट एडजस्टमेंट रिलेशन में रिलेटेड देख रहे हैं। नंबर 1 कौशल, जिसका शॉर्ट फॉर्म उन्होंने लिखा है, तालिका में हम पूरे वर्ड्स नहीं लिख पाएंगे इसलिए शॉर्ट फॉर्म दिया है कौ से कौशल, अर्थात स्किल। दूसरा है संस्कृति, देख सकते हैं संक्षिप्त शब्द स दिया है, कल्चर। तीसरा है गृह सदस्यता, होम मेंबरशिप, शॉर्ट फॉर्म लिख लेंगे। चौथा व्यवसाय। अगर ये तालिका भी आप बनाकर आ जाते तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे विद्यार्थियों।
व्यवसाय जिसे हम बिजनेस कह सकते हैं। 5वां अवकाश, लीव या हॉलीडेज। 6 है सक्रिय नागरिकता, एक्टिव सिटीजनशिप की बात की जा रही है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है कोष्टक में, ज़रूर नोट डाउन करते चले। व्यक्तिगत विकास में 7वां उद्देश्य देख रहे हैं, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, उसका शॉर्ट फॉर्म है। सौंदर्य बोधात्मक विकास, अर्थात प्रकृति के सौंदर्य से संबंधित बात की जा रही है, ब्यूटी का बोध हो हमको, ब्यूटी का आभास हो, उससे संबंधित। 9 सामाजिक विकास, सोसाइटी डेवलपमेंट। 10वां आध्यात्मिक विकास उद्देश्य, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। 11वां है बौद्धिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। और 12 है नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट। तो चलिए कागज़ और पेन उठा लिया होगा आपने, एक पेज ले लीजिए, पेज पर ये तालिका बना लीजिए। स्टैनली निस्बत द्वारा प्रस्तावित तालिका का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ टेबल प्रिपेयर्ड बाय स्टैनली निस्बत। उद्देश्य लिखा है, एम विषय या विषय वस्तु, सब्जेक्ट या सब्जेक्ट मैटर। देख सकते हैं 12 एम लिख लीजिए आप भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखा हुआ है। कौ से कौशल स्किल की बात कर रहे हैं, से संस्कृति की बात कर रहे हैं, ग दिख रहा है, ग्र से मेंबरशिप दिख रहे हैं, होम मेंबरशिप। से व्यवसाय, से अवकाश, न लिखा है उससे सक्रिय नागरिकता, से 7वां लिखा है शारीरिक विकास, और 8 पर लिखा है सौंदर्य बोधात्मक, ब्यूटी से रिलेटेड। 9 सामाजिक विकास, 10 आध्यात्मिक विकास, 11 बौद्धिक विकास और 12 नैतिक विकास। क ख ग इस तरह दे देंगे आप। फॉर एग्जाम्पल आपका उद्देश्य या विषय वस्तु है, कैरिकुलम है, हिल्दा डाबा मॉडल है, टाइलर मॉडल है, क पर टाइलर मॉडल है, ख पर हिल्दा डाबा मॉडल है, ग पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। ऐसा फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें। तो बात कर रहे हैं कि कंटेंट पढ़ाते समय क्या ये उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है, संस्कृति का विकास हो रहा है, घर में अच्छे से रहना व्यक्ति सीख पा रहा है, क्या व्यवसाय को सीख पा रहा है। इन विभिन्न प्रश्नों के उत्तर हमको मिलेंगे। आप टिक भी कर लेंगे, इस पर लिखा है, क्रॉस लगा है, कुछ क्रॉस बहुत डार्क है, कुछ क्रॉस के साइन लाइट है और कुछ पर नील लिखा है। ऐसे साइन बना लीजिए। मैं आपको तालिका एक्सप्लेन करती हूँ। पीछे देख रहे हैं लिखा पाठ्य सगामी क्रिया या प्रवृत्तियाँ, अर्थात को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। तो स्टैनली निस्बत ने किसी भी विषय वस्तु को निर्धारित करने के पहले 12 उद्देश्य बताए, उसे 2 भागों में बांटा कि कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी आपको कैरिकुलम में रखना है अथवा नहीं, वो इसके आधार पर तय करना है। तो इस पर भी सेम टिक कर लेंगे। कुछ डार्क साइन बने हैं, क्रॉस बने हैं, और कुछ लाइट और कुछ नील। ये तालिका पूरी तरह बना ली होगी। आइए इस तालिका को, इस टेबल को समझते हैं। निस्बत ने अपनी पुस्तक पर्पस इन कैरिकुलम में विभिन्न विषयों तथा पाठ्यसगामी क्रियाओं के बारे में एक पूर्ण तालिका तैयार करी है ना, सब्जेक्ट के लिए और को करिकुलर एक्टिविटी के लिए टेबल तैयार किया। इसमें प्रत्येक विषय एवं पाठ्यसगामी क्रिया के सामने 12 उद्देश्य लिखे। हर एक्टिविटी के सामने क्या लिखे, 12 उद्देश्य लिखे। और इनकी उपयोगिता की दृष्टि से, यूटिलिटी के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से चिन्ह लगाए, साइन लगाए। पूर्ण प्रतियोगिता होने पर विषय के सामने नीचे मोटा गुणा का चिन्ह लगा है। पूर्ण प्रतियोगिता है ना, पूर्ण प्रतियोगिता को आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आप समझ लीजिए। पूरी तरह से उपयोगी होने पर, कि बहुत सभी लोगों ने इसे मान्यता दी और सभी लोग मानते हैं कि ये उद्देश्य होना चाहिए, तो मोटा गुणा का चिन्ह लगा है। क्रॉस जो दिख रहा है आप डार्क देख सकते हैं। आगे देखिए आप, नंबर 1 कॉलम में डार्क साइन दिख रहा है आपको, कौशल, अर्थात कोई भी पाठ्यक्रम हो, कोई भी एक्टिविटी हो, उसका उद्देश्य स्किल का डेवलपमेंट होना ही चाहिए, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा कहा गया। तथा सीमित रूप से उपयोगी होने पर, अगर कम उपयोगी है, यूज़फुल है लेकिन कम है, तो उसके आगे कह रहे हैं मोटा गुणा का चिन्ह कहाँ लगा है, जहाँ बहुत उपयोगी है। कम उपयोगी होने पर हल्का गुणा का चिन्ह है, और अनुपयोगी होने पर, यूजलेस होने पर खाली छोड़ दिया गया है, नील है, डैश का निशान है, आप देख रहे हैं। निस्बत के अनुसार ये तालिका किसी पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने अथवा किसी विषय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने या ना करने का निर्णय लेने के लिए मानदंड के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। क्राइटेरिया है एक, ये किसी भी पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए, कैरिकुलम का इवैल्यूएशन करने के लिए, अथवा किसी भी विषय को
हमारे करिकुलम में शामिल करना है, इंक्लूड करना है अथवा नहीं करना है, इन उद्देश्यों के आधार पर, इन तालिका के आधार पर हम निर्धारित कर सकते हैं। अगर आपको तालिका में ज़्यादा मोटा गुणा के चिन्ह मिलते हैं तो उन उद्देश्यों के आधार पर उस कंटेंट को हम तालिका में तैयार करेंगे, करिकुलम में तैयार रखेंगे और शामिल करेंगे। ये कहने का तात्पर्य है। फिर भी बात पकड़ते हैं आगे। परंतु वह मानते हैं कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपने दृष्टिकोण से तथा अपनी आवश्यकता अनुसार स्वयं अपनी तालिका तैयार करनी चाहिए। आखिरी में उन्होंने कंक्लूड किया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एटीट्यूड के आधार पर ही और आवश्यकता अनुसार नीड के बेस पर ही टेबल बनाना चाहिए। तालिका तैयार करने के लिए निस्बत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए और फिर उसकी प्रक्रिया को लागू करें आप। किंतु निस्बत की दृष्टि में तालिका तैयार करने की सर्वोत्तम विधि उन्होंने कहा है, आखिरी में कंक्लूड किया है, फिर भी मेरी दृष्टि से टेबल तैयार करने की सबसे बेस्ट विधि जो मेथड है वो कह रहे हैं विचार गोष्ठियों की लंबी श्रृंखला के माध्यम से इस कार्य को संपन्न कराना चाहिए। अर्थात सेमिनार्स होना चाहिए, गोष्ठियाँ होना चाहिए, आयोजन होने चाहिए और उसमें विभिन्न विद्वानों के विचारों को शामिल करके ही तय करना चाहिए। ये विचार गोष्ठियाँ शिक्षा निदेशकों द्वारा अर्थात एजुकेशन डायरेक्टर्स द्वारा तथा संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अध्यापक द्वारा होनी चाहिए या उसमें भाग लेना चाहिए। कहा जा रहा है, निस्बत कह रहा है कि ऐसे सेमिनार, ऐसे वर्कशॉप, ऐसे आयोजन किए जाए जिसमें प्रिंसिपल, शिक्षक, डायरेक्टर सभी शामिल हो, शिक्षाविद शामिल हो और फिर तैयार की जाए। इस दृष्टि से तालिका अत्यंत उपयोगी होगी। इसके द्वारा पाठ्यक्रम में सम्मिलित अंतर्वस्तु की उपयोगिता एवं सीमाओं का ज्ञान हो सकेगा। अंत में निस्बत कहते हैं उपयोगिता एवं सीमाओं के ज्ञान के आधार पर उसमें हम संशोधन भी कर पाएंगे, क्योंकि एक कमेटी ने बैठकर जब प्रॉपर तैयार किया है तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट्स कर पाएंगे, सजेशन दे पाएंगे, बैरियर्स को ख़त्म कर पाएंगे। अंतर्वस्तु को सम्मिलित करने के बारे में उचित निर्णय हम ले सकेंगे विद्यार्थियों। इस प्रकार ये तालिका भली भांति आपकी समझ में आ गई होगी। जिन विद्यार्थियों ने सीरियसली सुना है, वीडियो को पूरा सुना है, वे बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि तालिका में स्टैनली निस्बत क्या कहना चाहते हैं। चलिए आखिरी में उनका कंक्लूड करते हैं, दृष्टिकोण देखते हैं, समीक्षा देखते हैं। निस्बत द्वारा प्रस्तावित मानदंड की समीक्षा क्रिटिसाइज किया गया है, देखते क्या कहा है। यद्यपि निस्बत द्वारा प्रस्तावित मानदंड पाठ्यक्रम आयोजकों को बहुमूल्य सामग्री प्रदान करता है, किंतु डी के व्हीलर की दृष्टि में यह अनुपयुक्त प्रक्रिया है। कह रहे कि उपयोगी तो है, परंतु डी के व्हीलर ने इसके विरोध किया है। व्हीलर के अनुसार इसके अंतर्गत विषय वस्तु के द्वारा उद्देश्यों को खोज करने की विधि अपनाई जाती है। व्हीलर कह रहे कि इसमें उद्देश्यों को खोजा जाता है क्योंकि 12 उद्देश्य दिए गए हैं, जबकि होना यह चाहिए कि उद्देश्य को पहले निर्धारित किया जाए, उसके बाद विषय सामग्री का चयन किया जाए। तो व्हीलर महोदय कह रहे हैं कि पहले उद्देश्यों को पहले निर्धारित किया जाए, उसके बाद उपयुक्त विषय सामग्री का चयन किया जाए। ज्ञान के बढ़ते भंडार के फलस्वरूप विद्यार्थियों से की जाने वाली अपेक्षा भी बढ़ती जा रही है, ऐसा व्हीलर कह रहे हैं। विषय विशेषज्ञ अपने विषयों में छात्रों को अधिक से अधिक विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। किंतु एक वर्ग इस विचारधारा का भी है जो छात्रों को केवल व्यवहारिक दृष्टि से आवश्यक न्यूनतम सूचनात्मक ज्ञान और कौशल सिखाए जाने के पक्ष में है। एक वर्ग ऐसा भी है जो व्यवहारिक और व्यावसायिक ज्ञान सिखा देना चाहता है केवल। इस प्रकार एक दूसरे के विरुद्ध दो दल बन गए। दो दल है। अंतर्वस्तु के चयन के मानदंड के संबंध में कठिनाई अलग से है। इस संबंध में जो प्रयास किए गए हैं वे प्राय अपूर्ण एवं असंतोषजनक है। कहा जा रहा है कि इस संबंध में जो प्रयास किए, एफर्ट्स किए गए, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं रहे। इस मानदंड में बालकों की आवश्यकताओं एवं रुचियों का ध्यान रखा गया है, किंतु यह पर्याप्त नहीं है। बालकों की, विद्यार्थियों के नीड्स और रुचियों का ध्यान रखा गया है, हॉबीज़ का भी ध्यान रखा गया है, परंतु फिर भी पर्याप्त नहीं है। कंक्लूड यह किया गया है। इसके अतिरिक्त यह केवल एक ही स्तर के लिए उपयुक्त हो सकता है। भिन्न भिन्न पक्षों के लिए अलग अलग प्रकार के मानदंड हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने देखा निस्बत द्वारा प्रस्तावित मानदंड की समीक्षा की और व्हीलर ने अपने पक्ष में क्या कहा है। उसके बाद कभी कभी परीक्षा में व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंड भी पूछा जाता है, जो कि मेरे चैनल पर वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया गया है। आशा है स्टैनली निस्बत द्वारा प्रस्तावित मानदंड समझ में आया होगा। आपकी परीक्षाएं निकट है और भी कोई क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं मिल रहा है और प्राप्त करना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसे अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।